टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान की बायोग्राफी को रिव्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस लेक्चर सीरीज में मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है चारों एंग्लो मैसूर वॉर। डेफिनेटली चौथा हम आज कवर करेंगे, 3 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ब्रिटिश की हिस्ट्री, उसके बाद और भी काफी मिसलेनियस चीजें हमने कवर की हैं। उद्देश्य क्या था, सब कुछ तो जरूर सुनिएगा और एंजॉय करिएगा, नोट्स बनाते। ये जो मैप है मैं आपको पहले लेक्चर से ही दिखाता चल रहा हूं, और ये तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि फाइनल मैसूर वॉर का ये चित्र है। ठीक है, हमने अभी तक देखा था कि हैदर अली जो हैं वो ब्रिटिश से लड़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है, हैदर अली उनके सामने होते हैं, हैदर अली को वो हराना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं क्योंकि हैदर अली की एक और आर्मी होती है और हैदर अली को पीछे फ्रांस का सपोर्ट होता है, और इधर ब्रिटिश जो हैं वो निजाम प्लस मराठा के साथ भिड़ जाते हैं हैदर अली से। हैदर अली की अगर बात करें तो वो एक सिपाही के बेटे होते हैं और बनते भी सिपाही हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने इंटेलिजेंस के कारण बहुत ही जल्दी एक के बाद एक उनको प्रमोशन मिलता है, और उसके बाद वो बहुत ही जल्दी लीडर बन जाते हैं। और 1761 में तो कमाली हो जाता है, पूरी आर्मी उनके हाथ में, तो रूलर ऑफ मैसूर इस पूरे के पूरे स्टेट को गवर्न करना वो स्टार्ट कर देते हैं। 1761 में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिससे भयंकर नुकसान होता है मराठा को। यहां पे हैदर अली अपना पासा फेंकते हैं, 35 लाख रुपए बोलते हैं ले लो और इस वॉर से हट जाओ, ब्रिटिश को सपोर्ट बिल्कुल मत करो। लेकिन उसके बाद माधवराव वन के रेन, मतलब माधवराव वन जो अगले पेशवा होते हैं, पूरा रिजरेक्ट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं मराठाओं को, और फिर ऐसा वॉर करते हैं हैदर अली पे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को ही झुकना पड़ता है, कोई भी चारा नहीं होता है। इतनी बुरी तरह वो वॉर करते हैं और अल्टीमेटली वो उनको नवाब और मैसूर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद और भी चीजें होती है, मैंने सारी की सारी, अब पूरा तो सब कुछ मैंने बताया है, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा। टीपू सुल्तान की जहां तक हम बात करें तो भैया कमाल के लीडर, इनका जन्म जो है 1750 में होता है। बहुत ही बेहतरीन, जैसे अर्जुन गर्भ से ही, मतलब क्या कहते हैं कि द्रौपदी के गर्भ से ही सब कुछ, आई एम सॉरी, अभिमन्यु जिस तरह से द्रौपदी के गर्भ से ही सब कुछ, सारी विद्याएं सीख के आए थे, उसी तरह ऐसा लगता है टीपू सुल्तान भी सीख के आए थे। ठीक है, शुरू से ही इनको मिलिट्री स्किल्स दी जाती हैं। इनके पिताजी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि टीपू सुल्तान, वैसे तो जो टीपू ऑलरेडी, देखिए हैदर अली का जब जन्म हुआ था तो उनके पिताजी कोई महाराजा या सुल्तान नहीं थे, ठीक है, एक ऑर्डिनरी सिपाही थे। लेकिन टीपू सुल्तान का जब जन्म होता है तो हैदर अली बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे थे, तो हैदर अली हर चीज अफोर्ड कर सकते थे टीपू सुल्तान के लिए, उन्होंने वही किया। वो चाहते थे कि मेरे बेटे को सबसे अच्छी एजुकेशन, सबसे अच्छी तालीम मिले, मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने बेस्टेस्ट टीचर टीपू सुल्तान के लिए रखे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी लैंग्वेज में इनको पूरी तरह से अवगत कराया, बहुत ही अच्छे से इनको ट्रेन किया, और फाइनली इनको मिलिट्री में मतलब आजमाने के लिए युद्धों में भेजा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में भी गए थे, सेकंड में भी गए थे, सेकंड में तो बहुत ही डिसाइसिव रोल इन्होंने प्ले किया था, हरा दिया था। थर्ड और फोर्थ, इससे पहले हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात की थी। ठीक है, 1790 से 1792 तक चला था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो है वो साइन हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर को कुछ भी नहीं मिला था, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए थे। ठीक है, वैसे खाली हाथ तो नहीं आए थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों था, क्योंकि टीपू सुल्तान, वैसे तो मराठा इस बीच पूरी तरह से दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1784 में खत्म हुआ था, पूरी तरह से अटैक कर रहे थे। ठीक है, फुल ऑन यहां पे अटैक चालू था, ब्रिटिशर को ये बहुत अच्छा मौका मिला। दूसरी चीज, ये जो कोस्ट है ना मालाबार कोस्ट, यहां पे क्या हुआ था कि हैदर अली ने सारे एक्सपोर्ट बंद करा दिए थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश का मूड खराब हो गया था। अब एक चीज और है, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट का भी, ये मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, पता नहीं कैसे, चलिए कोई बात नहीं, इस लेक्चर में मैं बता देता हूं। पिट्स इंडिया एक्ट का भी बहुत बड़ा हाथ था। डेट आप बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कुछ इस तरह था कि हम देखिए, भारत पे अगर कब्जा करना है तो भारत की पब्लिक को भी आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल जाके रिवोल्ट हो जाए। हम किसी भी सेना पे डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अगर थ्रेट हुआ, कोई भी आर्मी अगर हमारे खिलाफ खड़ी हुई या थ्रेट हुई,
तब हम उस पर डायरेक्टली अटैक करेंगे। तो अभी तक ब्रिटिश यही कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली जब उनके ऊपर थ्रेट आया, ब्रिटिश के ऊपर थ्रेट आया, पूरी रीऑर्गेनाइज हो गई जब टीपू सुल्तान की आर्मी, तब उनको थ्रेट आ गया और उसके बाद उन्होंने तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जाके छेड़ दिया। अब इस वॉर में बहुत ज्यादा क्षति हुई थी किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान जो है वो इस वॉर को हार ही गए थे। संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम या सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी 1792 में। 50% टेरिटरीज, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये जो टेरिटरीज है कहां कहां सिसीड हुई, किन किन को देना पड़ा, ठीक है। 50% टेरिटरीज जो है वो हार गए थे अपनी टीपू सुल्तान। 2 उनके बेटे भी एज अ प्रिजनर रख लिए गए थे। बहुत ही ज्यादा ये क्षति थी। और आप देख सकते हैं कि यहां पे सीधा सीधा इन्फ्लुएंस, ब्रिटिशर का इन्फ्लुएंस यहां पे माहे, ये माहे जो है ये किसकी टेरिटरी थी? फ्रांस की टेरिटरी थी। ये आती थी मैसूर में और इसको भी कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं ये सब जो टेरिटरीज हैं, छोटे छोटे आप रीजन्स दे सकते हैं मैसूर में जिनको मिल गए थे। और ये किनको किनको मिले थे? बट गए थे मराठा, हैदराबाद और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। आई होप ये अब आपको समझ में आई होगी। और अब हम चौथे वॉर की तरफ चलते हैं। चलिए, इसी के चक्कर में हो गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए क्या था कि इतनी बड़ी बेइज्जती अगर हुई है, बदला तो लेना ही है ना। बहुत ही ज्यादा ये बात उनको खराब लगी, बहुत ही गुस्सा आया हैदर अली को, क्योंकि इस वॉर में, तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में की भयंकर बेइज्जती हुई, ठीक है। ब्रिटिश का डोमिनेंस स्थापित हो गया। अब अगर कोई एक साम्राज्य उदय हो रहा है तो और ज्यादा चाहेगा। ब्रिटिशर को पता था कि अगला जो हम वॉर करने वाले हैं इसमें ये लोग गए काम से, ठीक है। टीपू सुल्तान फिर उठ नहीं पाएगा, इसको तो अब हम हरा देंगे। इधर एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी, नेपोलियन का उदय हो रहा था। नेपोलियन बोनापार्टे की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है, 2 पार्ट है, जरूर देखिएगा। नेपोलियन बोनापार्टे का उदय हो रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है। 1790 के बाद पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई थी। नेपोलियन बहुत ही चालाकी से पूरा तख्ता पलट कर देता है। लेकिन यहां पे एक चीज और होती है। देखिए 1799 में यह वॉर हुआ। 1798 में उधर ब्रिटिश और फ्रांस दोनों कट्टर दुश्मन, और भारत में भी उनका मतलब भारत में भी वो लोग स्थापित हैं, कट्टर दुश्मन। बैटल ऑफ द नाइल होती है। होरेतियो नेल्सन, जो कि बाद में फिर ये एंग्लो मैसूर वॉर लड़ने के लिए वापस आते हैं, फ्रैंकोइस पॉल को हरा देते हैं। ये होते हैं मिलिट्री जनरल, चीफ ऑफ मिलिट्री आर्मी नेपोलियन के, ठीक है। अब ये सीधे आ जाते हैं भारत। क्यों? क्योंकि इनको लड़ना है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। यहां पे टीपू सुल्तान को पता चल गया था दिक्कत है। तुरंत ही उन्होंने नेपोलियन को लेटर लिखा कि नेपोलियन को तुरंत ही, एक चीज और बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बढ़िया थे। इन्होंने अपने टीपू सुल्तान ने अपने एम्बेसडर्स भेजे, अपने मैसेंजर्स भेजे, ताकि आसपास के देशों में पर्शिया, टर्की, इन सबसे अच्छे रिलेशंस थे इनके। साथ ही साथ नेपोलियन को भी पत्र लिखा कि आप हमारी मदद करिए। लेकिन नेपोलियन की बैटल ऑफ द नाइल हार गया थे जो फ्रांस था, और इतनी ज्यादा वीक हो गई थी तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है, उन नेपोलियन के लिए हेल्प कर पाना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अकेले लड़ेंगे। लेकिन यहां पे टीपू सुल्तान पूरे ही अकेले पड़ गए। फ्रांस आर्मी, फ्रेंच आर्मी वैसे ही बहुत वहां पे कमजोर थी, कुछ कर नहीं सकती। ब्रिटिश ऑलरेडी उनके पास पीछे निजाम है, मराठा है, तीनों ने उनसे हाथ मिला लिया, ठीक है। सबको अपना अपना हित देख रहा था, कोई यूनिटी नहीं थी, सबको अपना अपना इंटरेस्ट था। वैसे भी मैंने बताया था आपको ना एक लेक्चर में कि ये कहावत है और ये बोला गया है कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। यहां पे सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, पहले मैं बता दूं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो तीनों लोग अपने इंटरेस्ट के लिए चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में कूद गए। यहां टीपू सुल्तान अकेले हैं, इनकी आर्मी पूरी आउटनंबर हो गई। अगर निजाम प्लस मराठा प्लस ब्रिटिश को पूरा मिला दें तो तकरीबन 50,000 तक इनकी आर्मी पहुंची, वर्सेस टीपू सुल्तान की 30,000 की आर्मी। टीपू सुल्तान के पास काफी मॉडर्नाइज्ड वेपन थे, रॉकेट मैन थे भैया। वो इंडिया के अब्दुल कलाम तक ने बोला था कि पहले रॉकेट मैन थे, ठीक है, और इनके रॉकेट्स को ले भी जाया गया था लंदन, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो थे उस समय आउटनंबर हो गए और कुछ नहीं कर पाए वो। देखते ही देखते तीनों आर्मियों ने, मराठा, निजाम, ब्रिटिश, तीनों मिल के आर्मी ने मैसूर में 1799 में इन्वेड किया, अटैक किया, और उसके बाद
अल्टीमेटली टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। कोई चारा नहीं था, उनको हार नहीं था। यहां पे क्या है कि फ्रांस ने बोला था, फ्रेंच ने, देखिए टीपू सुल्तान बहुत बहादुर थे, फ्रांस ने बोला था, फ्रेंच आर्मी ने बोला था कि हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप ऐसे बच निकलिए। टीपू सुल्तान ने बोला कि बकरी की जिंदगी से जीने से अच्छा है मैं शेर की तरह लड़ूं, ये उन्होंने बोला था। एक दिन शेर की जिंदगी में जीना चाहूंगा, 1000 साल बकरी की तरह बचने से मतलब 1000 साल बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि मैं एक दिन शेर की जिंदगी जीऊं। तो ये था, और फाइनली टीपू सुल्तान निकल गए तलवार लेके अपने पूरा का पूरा। उनका एक ही सपना था कि ब्रिटिश आर्मी कुछ कर नहीं सकते थे वो, और जाहिर सी बात है कि उनको भी काफी निराशा रही होगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो गए, लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, और अल्टीमेटली 4 मई को उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अपनी कैपिटल को बचाते हुए रणभूमि में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो टीपू सुल्तान जो है, इस तरह से उनका एंड होता है, 1799 में डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर ये फ्यूडी खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं फिर सब कुछ ब्रिटिश के अंदर आ गया, फिर मराठा और ब्रिटिश की फिर अलग वॉर हो गई। खैर वो एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जब मैं बैटल सीरीज पे आऊंगा उस पर, तब मैं बताऊंगा उसमें क्या था। तो यहां पे ये चीज होगी, और उसके बाद फिर यहीं से मैसूर का जो पूरा चैप्टर था वो यहां पे खत्म हुआ। अल्टीमेटली ब्रिटिश सबसे बड़ी पावर बन गया, डोमिनेंट पावर बन गया। और देखिए, ब्रिटिश का राज बहुत ही खराब था, रिसोर्सेस लेके जाता था। इस समय अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर थी, एक ही चीज था जो ब्रिटिश को पैसा देता था, और वो था भारत। भैया, भारत सोने की चिड़िया था। एंशिएंट इंडिया में भारत पूरी दुनिया की 35% जीडीपी वो अकेले भारत कंट्रीब्यूट करता था, बहुत अमीर था, इसीलिए लोग भर भर के भारत आते थे। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश कामयाब हुआ, अपनी चालाकी से चलते, यहां पे यूनिटी नहीं थी, सबको भिड़वा दिया आपस में, और अल्टीमेटली ये चीज हुई। तो 1799 में ये मैसूर की स्टोरी पूरी खत्म हो जाती है। पहले एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से जो शुरू हुई, अल्टीमेटली ये फ्यूड 1799 में फाइनली ये खत्म होता है। 48 साल की उम्र में टीपू सुल्तान का उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बढ़िया था। ठीक है, इनके इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया था। मैसूर बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट बना। उससे पहले हम रॉकेट की बात करेंगे। पहले रॉकेट मैन है भैया, रॉकेट्स का जो यूज था इन्होंने सबसे पहले किया, एपीजे अब्दुल कलाम तक ने बोला है, और बैंगलोर में तो इनकी प्रदर्शनी भी लगी थी। ठीक है, काफी जबरदस्त इनके रॉकेट्स थे। हैदर अली के टाइम से ही ये जो रॉकेट था, इसका यूसेज जो था वो काफी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, पहले हैदर अली ने सोचा कि एक ना एक ऐसा वेपन होना चाहिए जिससे हम पूरे एनिमीज को ध्वस्त कर सके। उनको ये वेपन मिला। उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे, साइंस का यूज करके उन्होंने सबसे पहले तो 1200 स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स को तैनात किया जो रॉकेट को अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। और इसके बाद जब टीपू सुल्तान आए, उन्होंने इस चीज को समझी। 5000 उसके बाद इन्होंने, जब टीपू सुल्तान के रेन में, तो 5000 स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स थे। 5000 आदमी, स्पेशल आदमी जो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट के मैकेनिज्म को देखते थे, वो टीपू सुल्तान की आर्मी में थे। और जब वो जाता था ना, रॉकेट हमला करता था ना शुई करके तब सब लोग एकदम अचंभे में पड़ जाते थे कि भैया ये हो क्या रहा है। ब्रिटिशर तो भैया परेशान हो गए थे। और आपको पता है कि इनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर इतने चालाक थे, इतने लालची थे ये लोग, कि जब इनकी डेथ हुई तो इनकी अंगूठी तक ले ली थी। ठीक है, और इनके रॉकेट सब ले गए थे। और फिर उसके बाद वो साइंस देखने लगे कि भैया ये कैसे होता है। और कुछ रॉकेट्स तो इनके म्यूजियम में भी ले गए थे, लंदन में बहुत अच्छे से इनकी प्रदर्शनी दिखाई गई थी। तो कुछ इस तरह से अचंबा था। अब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई था इनके रेन में। देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगा, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। मैसूर में सब बहुत खुश थे, लेकिन आसपास के स्टेट में इनसे कोई खुश नहीं था। यह बात सच है कि टीपू सुल्तान ने क्रिश्चियनों पे काफी अत्याचार किए हैं। ठीक है, उनकी आर्मी ने काफी बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, टीपू सुल्तान आसपास के रूलर्स जो थे उन पे भी अटैक करते थे। उनके वैसाल स्टेट थे, नायर्स पे भी, मालाबार्स पे भी उन्होंने अच्छे खासे टैक्स लगाए थे। ठीक है, तो ये बात तो सच है। लेकिन मैसूर अगर रीजन की बात करें, जितने एरिया को कंट्रोल करते थे, वहां पे इनका जो कंट्रोल था, जो रूल था, वो बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, क्रिश्चियन से इनका हेट्रेड इसलिए था, हैदर अली पहले और इसके बाद इनका, क्योंकि वो
उनको लगता था कि ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जो ब्रिटिशर को छुप छुप के चीजें बताई जा रही हैं, ये यही लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दंड भी काफी दिया जाता था। ठीक, लेकिन बर्बरता तो हुई है क्रिश्चियनों के साथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में कपड़ा बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है भैया, भारत से सिल्क जो है ना ले जाया जाता था, नील जो है ना ले जाया जाता था। कपड़े की ही वजह से तो पूरी भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था ब्रिटिश ने। ब्रिटिश में बड़े कपड़े इस तरह के पसंद किए जाते थे, सिल्क और कॉटन तो सबसे बेस्ट फैब्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैसूर में बहुत ही अच्छे से इसका कारोबार होता था और बंगाल को ओवरटुक कर लिया था। वो सेंटर था इस पूरे सिल्क का, वहां से अच्छा खासा सिल्क आता था, बनता था और एक्सपोर्ट होता था अलग अलग स्टेट में। तो इससे जो थी मैसूर की एवरेज इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, 5 गुना ज्यादा हो गई थी, इतना ज्यादा प्रोडक्टिव था। एग्रीकल्चर भी काफी प्रोडक्टिव था, बीच में बिचौलियों को खत्म कर दिया था, यह भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी उनको काफी अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, और एग्रीकल्चर अगर डेवलप है तो सब कुछ डेवलप है। उसके बाद फिर अगेन जैसा कि मैंने बताया कि पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा हो गई थी कि यूरोप की भी इतनी ज्यादा नहीं थी, नेदरलैंड्स की भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितना मैसूर स्टेट अकेला कमाते थे। इतना ज्यादा उनके पास पैसा आ गया था। ठीक है, और ये पैसा क्यों आता है? पैसा तो चाहिए ही ना। पैसा क्यों आएगा? क्योंकि आपकी पॉलिसी अच्छी होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो अपने आप आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी। यही टीपू सुल्तान के साथ होता था। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, टीपू सुल्तान मुस्लिम थे। ठीक है, बिल्कुल, ये तो सभी को पता है। टीपू सुल्तान पे वैसे तो काफी कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। अभी आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले कांग्रेस ने टीपू जयंती 10 नवंबर को बनाने की घोषणा की थी, तो इससे आरएसएस और बीजेपी ने इसका सख्त विरोध जताया था। तो फिर उसके बाद काफी गर्मा गर्म बहस चली थी इस पे। ठीक है, तो ये चीज होती रहती है, मैं इस पे तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये तो मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रिटिश को तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से नाको चाने चबवा दिए। गलत टीपू सुल्तान ने अगर किया तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, युद्ध में सही बात है कि जब इनकी आर्मी जाती थी सबको बहुत ही ब्रूटल, कहीं कहीं तो काफी ब्रूटैलिटी दिखाती थी। तंजौर का एब्डक्शन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। ठीक है, वो चीज तो बिल्कुल गलत है ना। लेकिन मैसूर एरिया में हिंदुओं से इनके अच्छे रिलेशंस थे, इनके ट्रेजरी ऑफिसर भी हिंदुओं थे। हिंदुओं को ये हिंदू टेम्पल्स, काफी टेम्पल्स, शायद 100 आई थिंक 156 टेम्पल्स थे, चेक कर लीजिएगा आप। 156 टेम्पल्स थे जिनको काफी दान जाता था टीपू सुल्तान की तरफ से। काफी टेम्पल को बनाने में भी टीपू सुल्तान ने मदद की। लेकिन ये मैसूर की बात है, मैसूर के बाहर जो था ना कुछ अलग ही कंडीशन चल रही थी। ठीक है, तो ये खैर ये मैं आप पे छोड़ूंगा। मैं देखिए, मेरा काम है बताना, मैं सिर्फ फैक्ट सामने रखता हूं, जो है वो है। ठीक है, आप डिसाइड करिए कि टीपू सुल्तान कैसे थे। लेकिन एक चीज तो तय है, ब्रिटिशर की तो इन्होंने नाक में चने चबवा दिया। और उसके बाद फिर ब्रिटिश ने ऐसा भयंकर तरीके से भारत पर अटैक किया ना कि इसी अटैक से तंग आके पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में। और ये किसका आउटकम था? 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। इतना बुरी तरह ब्रिटिश ने शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। कम से कम साउथ इंडिया जो था टीपू सुल्तान के अंडर, वो तो प्रॉस्परस था ना, इनको रेजिस्ट किए हुए था। टीपू सुल्तान के अब जाने के बाद तो ब्रिटिशर ने साउथ को भी प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा लूटा कि फिर तो खैर बात ही छोड़िए, बुरी हालत थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम सॉर्ड एंड टाइगर की बात करें तो शेर बोला जाता है। कहानी मैंने ऑलरेडी बताई थी। एक बार फ्रांसीसी दोस्त के साथ ये शिकार पे निकले थे, गोली काम नहीं की, टाइगर इनके ऊपर कूदा, डैगर लिया टीपू सुल्तान ने और उसे मार दिया टाइगर को। तभी से इनका एम्ब्लेम और हर जगह आप शेर का निशान देखेंगे। सॉर्ड जो है इनकी तलवार जो है, वॉर में जो लास्ट वॉर था उसके बाद ब्रिटिश ले गए थे। ब्रिटिश ने तलवार, अंगूठी, सोने के और भी काफी चीजें एज अ विनिंग ट्रॉफी ली थी। देखो देखो, हमने तो टीपू सुल्तान को हरा दिया है। ठीक है, और बाकी के जो राजा थे आसपास के, ट्रैवनकोर, हमने बैटल ऑफ नेदमकोटा की बात करी थी कि ट्रैवनकोर आर्मी ने काफी रेजिस्ट किया था और उसके बाद हेल्प मांगी थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ये, क्योंकि ट्रैवनकोर उस समय ब्रिटिश का एलाई था। ठीक है, ब्रिटिश का एलाई था और ब्रिटिश सपोर्ट करता था इसको। तो ट्रैवनकोर ने अच्छे खासे तरीके से इसको क्या कहते हैं कि रेजिस्ट किया था। लेकिन अल्टीमेटली उनको पता था कि टीपू सुल्तान की आर्मी काफी है और ये मुझ पे अटैक करेंगे, तो इससे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प मांगी और उसके बाद फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहां पे ये लोग बड़े खुश हो गए
निजाम बहुत खुश थे, मराठा बहुत खुश थे, ट्रैवनकोर बहुत खुश थे, ब्रिटिश तो खुश थे ही थे, क्योंकि टीपू सुल्तान चले गए थे। इनकी जो तलवार है, इनकी तलवार को भी अभी तो वैसे काफी टीपू सुल्तान के मतलब कुछ साल पहले 2013 तक आई गेस काफी बिडिंग्स हुई थी और काफी चीजें खरीदी भी गई हैं, है ना। इनकी तलवार भी काफी ज्यादा पैसे की बिकी थी, पहले म्यूजियम में उसको रखी गई थी, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई थी, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था, और जो इनकी लास्ट बैटल हुई थी उसमें इनकी मैक्सिमम बिलोंगिंग्स ले ली गई थी और ब्रिटिश ने फिर पूरा कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद फिर तबाही मचा दी थी, ठीक है। हिस्ट्री पे वैसे तो मैं आ ही रहा हूं, सारी एंशिएंट हिस्ट्री बैटल सीरीज में पूरी कवर करते ही चल रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है। टीपू सुल्तान की मैंने बायोग्राफी को पूरा कवर किया है भैया, हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, नेट पे सर्च करिए, जो करना हो करिए, लेकिन बस पढ़ते रहिए, ठीक है।